नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। लगे रहिए। 5 तारीख को जो परीक्षा दे रहे हैं वो और भी खास तौर से लगे रहिए। परीक्षा बिल्कुल सामने है और काम होना चाहिए रिवीजन का। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चंस के माध्यम से चीज़ों को देखना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने करीब 20 क्वेश्चन किए थे जोरदार, जो कि लेवल था जिसका आरओ और या पीसीएस के स्तर का, और ये क्वेश्चन भी उसी की कड़ी में आगे के क्वेश्चन है। 1 से 20 तक वहाँ किए और 21 से 50 के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। ठीक, इसके अलावा जो 2 नेक्स्ट लेक्चर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। एक लेक्चर हमारा पूरा यूपी स्पेशल का होने जा रहा है, करीब 150 क्वेश्चन का, जिसमें ऑलमोस्ट हम करंट अफेयर यूपी प्लस स्टैटिक यूपी को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, वो जरूर करना। और प्लस दूसरा सेशन होने जा रहा है करंट अफेयर एज ए होल 1 साल का, जरूर देखिएगा। वो करंट अफेयर पीडीएफ के फॉर्मेट में नहीं होगा, सीधे आदान प्रदान होगा लाइव सेशन में। ठीक है, 2 सेशन जरूर देखिएगा। आरओ की परीक्षा से पहले ये बता रहा हूँ मैं, ये उसके लिए खास तौर से कोशिश की जाएगी। तो चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। पीसीएस के रिजल्ट में जो लोग कामयाब हो गए हैं 28 जनवरी से रेडी हो जाइए परीक्षाओं के लिए। और उसके लिए आप लोगों को कम से कम 2 से 3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आप लोग जरूर कर रहे होंगे। और अगर पहली बार सिलेक्शन हुआ है तो दुगनी शुभकामनाएं, अनुभव लीजिए, मज़ा लीजिए और इस एग्ज़ाम को जोरदार तरीके से दीजिए। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेंस में हम क्या कर पाएंगे, ये सब सोचने की नीड नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और आंखें बंद करके लगाना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर 1 वर्ष के लिए जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए, आपका ऑटोमेटिकली प्री भी इसके लिए रेडी हो जाएगा 22 वाला। और यहाँ पर राइटिंग बहुत अच्छे से करिए। यकीन मानिए, अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिलेबस लेके बैठ के करते हैं तो 25 से 30% आपका मेंस वैसे रेडी होना शुरू हो जाएगा। जम के प्रिपरेशन करते रहिए और आगे की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, समय का सम्मान करेंगे और आगे बढ़ते हुए रहेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है, बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा मतलब हमारा जो अपर हाउस है संसद का, उसमें संघीय क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी का क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं होता? बिल्कुल होता है जी। दिल्ली से हो रहा है, बिल्कुल होता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, चुनावी विवाद मतलब कोई डिस्प्यूट होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट जब होता है उसका निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। इलेक्शन डिस्प्यूट पे सुप्रीम कोर्ट जो है, जब लोग जैसे कि संसद के जो चुनाव में जो डिस्प्यूट होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट में वो डिस्प्यूट सुने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही बनी हुई है। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट बनी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, है ना। तो इन तीनों को कंबाइंड पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट हमें ये गलत दिखाई जा रही हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो डी ऑप्शन इसमें जो है एकदम क्लियर है। ऐसे ऑप्शन जल्दी होते नहीं है, बताऊं मैं। तो बहुत जोरदार क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या बोल रहा है? पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये, लोक लेखा समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है ये। हमारे जीओआई के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक्सपेंडिचर वगैरह है उस पर बारीकी से निगरानी रखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, इसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया देखिए गलत, कि इसमें लोकसभा के 15-25 से अधिक सदस्य नहीं होते। ठीक, दूसरा, यह सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है, ये फाइनेंस अकाउंट्स की जांच करती है, प्लस विनियोग की जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह जो भी हैं उसकी जांच करती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। यह समिति कैग के प्रतिवेदन की जांच करती है, कैग के जो प्रतिवेदन होते हैं उसकी भी जांच करती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही होना चाहिए। दूसरा और तीसरा आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, उसमें भी जोरदार क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पे इवनिंग में करीब 20 क्वेश्चन डालते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि उसको देखने के बाद कुछ बच्चे उसे छोड़ देते हैं। बहुत से लोग अटैम्प्ट नहीं करते हैं बिकॉज सच्चाई से डर लगता है। हम लोग अटैम्प्ट नहीं करना चाहते सिर्फ इसलिए कि शायद ये मेरा गलत हो जाएगा, या एक झूठा दिलासा कि शायद ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कमेंट देखिए पिछली वीडियोज़ में कितने बच्चों ने कमेंट किए हैं। यूपीपीएससी जो अभी हायर का पेपर हुआ था उसमें सीधे सीधे हमारे क्वेश्चंस कितने आए थे, मैं तो बोलता भी नहीं, ठीक है, लेकिन बच्चे बताते हैं। अब मैं कोशिश करूँ कि मैं बताऊँ। ठीक, खैर, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिले प्लीज़ डू अटेम्प्ट। आपको क्वेश्चंस वो अच्छे लगेंगे, यहाँ के जैसे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी वहाँ भी आपको अच्छे लगे, बिल्कुल लगेंगे। ठीक, तो 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 23वां क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत तत्व है? बहुत सही क्वेश्चन है। मूलभूत तत्व मतलब फंडामेंटल
एलिमेंट। हमारे संविधान के मूलभूत तत्व क्या हैं? हमारा संविधान एक सॉवरेन नेशन है, हमारा संविधान एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के अंतर्गत, ये बहुत इसका बेसिक फैक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, प्रस्तावना भी है। तो इसमें क्या कुछ ये क्वेश्चन एक्चुअली ना MCQs मतलब कई सारे ऑप्शन से बनाना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से चीज़ों को लेकर, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपका मूलभूत तत्व में आता है, एकदम मूलभूत तत्व में। और अगर मुझे कोई सिंगल फेज आउट करने को बोले तो इसको भी फेज आउट किया जा सकता है। प्रस्तावना अपने आप में है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य को हम एक बार को हटा सकते हैं क्योंकि अमेंडमेंट के तहत आया था ये। तो इसमें अगर सिंगल आउट जैसे बोल रहे हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। इसमें हमारे ना इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं और ये हमारी जो प्रस्तावना है इसको कहीं ना कहीं सारगर्भित करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें हम लेके चलेंगे, लेकिन स्टिल इससे एक से ज़्यादा आंसर इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखिए क्या जोरदार क्वेश्चन है। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं मतलब प्राचीन भाषाएं, मतलब जो भारत की पुरातन भाषाएं हैं। तो भारत में 6 भाषाओं को, 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है ना। एक तो तमिल है, एक तेलुगु है, एक कन्नड़ है, मलयालम, उसके बाद आपका संस्कृत है और एक आपका उड़िया है। 6 हैं ये, ऐसे याद रख लो। दक्षिण की भारत की चारों, नीचे वाली मेन चारों, और संस्कृत तो है ही और उड़िया और। ठीक है, तो इसमें से कौन? कन्नड़ तेलुगु है ही, गुजराती नहीं है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा सी ऑप्शन से निकल लेंगे। मजा आया क्वेश्चन में, जोरदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के आगे प्रिपरेशन करो जोरदार तरीके से। सुपर टेट तो यूं ही बहता हुआ निकल जाएगा। सुपर टेट के लिए अगर PCS के लिए या अच्छे से प्रिपरेशन करना, उच्च स्तर की, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आप दे रहे हो तो सुपर टेट यूं ही बह जाएगा। और बता दूं, सुपर टेट का जो 60-65 नंबर का पोर्शन है ना, GS करंट अफेयर्स, आपका EVS प्लस साइंस SST वाला पोर्शन, सिलेक्शन देखो वहीं से निकलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51, जो कि आता है DPSPs में, डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसका जो सबसे अंतिम आर्टिकल है 51वां, है ना, 36 से 51 जो हिस्सा है भाग 4 का हमारे संविधान के, और उसका 51वां जो आर्टिकल वो यही बोलता है कि DPSPs क्या है कि एक उम्मीद की गई कि भारत सरकार इस प्रकार से एक्ट करेगी, है ना। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए भी हमें काम करना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, और ये है आर्टिकल 51। तो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये बात कही गई है। इसी में अमेंडमेंट किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए, 51A है वो, है ना, और पार्ट है 4A। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। जब संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक होती है, देखो तो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर ही करना होगा। ज्वाइंट सेशन का मतलब, ज्वाइंट सेशन होता है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 का यूज़ करता है प्रेसिडेंट। जब किसी भी बिल को संसद में, किसी बिल के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए, एक बिल से एक हाउस से पास हो जाए, दूसरे हाउस में दूसरा हाउस रिजेक्ट कर दे रहा है, या उसको 6 महीने से अधिक हो गया बिल को लटके हुए, तो राष्ट्रपति चाहे तो 108 आर्टिकल का यूज़ करके ये ज्वाइंट सेशन को कॉल कर सकता है, जिसको चेयर करते हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर नहीं तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। हर लाइन में क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहानी हो रही है, अब उसमें देखिए, कोई भी बिल पास होती है, वो जो बिल है वो पास किया जा सकता है किससे? उस हाउस के पूर्ण बहुमत से। सिंपल बात, मतलब जितने लोग प्रेजेंट हैं प्लस टोटल स्ट्रेंथ का, हाउस की टोटल, दोनों हाउस की स्ट्रेंथ का आपका सिंपल मेजॉरिटी, है ना। तो जो आप देखेंगे डी ऑप्शन आपको अलग से दिख रहा होगा, सदनों के पूर्ण बहुमत द्वारा। सिंपल, तो कोई भी 1/4 नहीं, कोई भी स्पेशल बहुमत नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और इसमें फाइनेंस बिल और मनी बिल काउंट नहीं होते, मतलब या संविधान संशोधन बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर कोई विधेयक या कोई बिल संविधान संशोधन से है तो वो उसके लिए ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका यूज़ करके तो लोकसभा वाले बाईपास कर जाएंगे, है ना। और इसी प्रकार से धन विधेयक या वित्त विधेयक है तो भी आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, सिर्फ साधारण विधेयक के केस में ही बुलाई जा सकती है। डन हो गया, तो डी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट है।
27वां क्वेश्चन क्या बोला, शिक्षा और शिक्षा संबंधी अधिकारों के संदर्भ में, शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हमारा ये 5वां राइट है उसमें इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला, संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित किया गया। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। आर्टिकल 30 में इसके बारे में बात की गई है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है गलत। दूसरा, अल्पसंख्यकों को धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय मतलब रेस, है ना, मतलब कि प्रजाति के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है कि मतलब कौन किसी देश में, हमारे देश में कौन सधर्म अल्पसंख्यक माना जाएगा, वो निर्धारित किया जाता है धर्म और भाषा के आधार पे, ना कि रेस के आधार पे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका एक प्रकार से गलत है, तो ये ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। भारत में इसमें कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मुख्य रूप से बड़े माइनॉरिटीज़ आपको दिखेंगे। ये स्टेट पीसीएस की बात हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में विचार करिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आयोग के आधे सदस्य शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब होते हैं और बाकी पिछड़े वर्गों से होने चाहिए। जी नहीं, ऐसे गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 10 वर्ष का अनुभव है अगर सेवा में सरकार की, तो उसको राज्यपाल जो है वो पीसीएस में चेयरमैन या उसके सदस्यों के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, स्टेट पीसीएस कमीशन के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल पद से हटा सकते हैं। देखिए, अपॉइंट करते हैं राज्यपाल लेकिन हटाते हैं राष्ट्रपति। बहुत जोरदार। ठीक है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद। बोडो एक जनजाति है, खास तौर से असम की। वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि क्षेत्रवाद की समस्या से बहुत पीड़ित है वो। तो बोडोलैंड के कई सारे संगठन में, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट संगठन है बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। इसका गठन किया गया है ना। ऐसा मतलब जातियों का गठन, जनजातियों का गठन हो सकता है संविधान के द्वारा। हाँ जी, हो सकता है। अनुसूची छठी अनुसूची ये परमिशन देती है कि जो ट्राइब हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा सकती है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ डू टेल। आपको अच्छा लगे तो मेरे दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। टीचिंग से संबंधित एग्जाम और पीसीएस, बस ये 2 परीक्षाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। टीचिंग में सुपर टेट, केवीएस, जीएसएसबी, खासतौर से सुपर टेट और केवीएस अभी हमारे प्राइम फोकस पे, और बाकी सिर्फ पीसीएस। जान लगाइए, कई सारी परीक्षाएं मेरे ख्याल से भी आनी है। अभी वर्तमान में जो समय है काफ़ी नेगेटिविटी वाला भरा तो हुआ है। आपको टाइम थोड़ा सा सिक्योर करना होगा। दिन भर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है। बहुत से लोग टाइम को वेस्ट करते हैं। रिवीजन के रूप में क्वेश्चंस को लगाइए और थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जरूर कुछ ना कुछ पढ़िए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सूचना के अधिकार से संबंधित बात है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार कब आया था? आरटीआई एक्ट आया था 2005 में। ठीक है, उसमें 2019 में अमेंडमेंट भी हुआ है ना। इसके अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका टेन्योर कितना बना दिया गया है। पहले जो था ना आरटीआई एक्ट 2005, इसमें 5 ईयर्स या 65 ईयर जो पहले हो जाए वो था। अब इसको रिड्यूस करके 3 ईयर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सही क्वेश्चन है। ए फॉर अमेरिका 3 ईयर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई? पोर्टफोलियो मतलब मंत्रालय का बंटवारा करना, है ना। गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, इस टाइप से कि अलग अलग विभागों के लिए प्रभारी बना देना, है ना। उसको पोर्टफोलियो प्रणाली बोला जाता है। तो इंडिया में शुरू हुआ लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ये शुरू हुआ और ये था 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32वां क्वेश्चन बोल रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब सदन को ये लगता है, खासतौर से लोकसभा को, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्दी आता नहीं है, आता ही नहीं है। जब लोकसभा में सभा को ये लगे कि इस जो सरकार है उसके पास बहुमत नहीं है शासन करने के लिए, है ना, लोकसभा के में, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है ना। हमारे संविधान में बेसिकली इसका वैसे जिक्र नहीं है। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर विपक्ष ले आता है तो
और ये जो प्रस्ताव हो पास हो गया, एक तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इट मीन सरकार का संसद में बहुमत नहीं है और सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं रह गई। अगर ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है तो सरकार बनी रहती है, और एक बार प्रस्ताव ये गिर गया तो 6 महीने तक दोबारा इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो क्वेश्चन क्या बोला कि भारत संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक बात, दोनों सही है। ठीक, साइंस का क्वेश्चन आ गया। साइंस का क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश अधिक प्रभावकारी होगा? फोटोसिंथेसिस होता है हाई एनर्जी वाले बीम में। हाई एनर्जी किस में होगी? जिसकी लो वेवलेंथ होती है ना, लो वेवलेंथ या सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य। ये होता है विबग्योर। तो ये हो गया रेड। तो रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है हर प्रकार से आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। ठीक है, इसके बाद ऑरेंज, इसके बाद येलो, फिर ग्रीन। ठीक है, क्लियर हो गया? तो लाल के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये फल दिए हुए हैं और दिया हुआ कि किस फल से क्या पोषण मिलता है। आयरन मिलता है किससे? केला से नहीं, पालक से। हाँ जी, स्पिनच से मिलता है, पालक से, गुड़ से मिलेगा, है ना, इन सब से। पोटेशियम बहुत सारा होता है नारियल पानी में और बनाना में, केले में बहुत फेमस है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है पोटेशियम, बिकॉज ये बैलेंस रखता है ना। ब्लड प्रेशर की समस्या होती है सोडियम की एक्सेस से ना। तो ये हो गया पोटेशियम का, केला हो गया। आयोडीन, तो आयोडीन युक्त नमक खाने से, और कैल्शियम दूध और अंडे से। ठीक है जी, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसको ऐसे ही देख लो, नीचे देखने की जरूरत क्या है ना। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी पसलियाँ, वर्चुअल जो कार्टिलेजेस हैं, सॉरी वर्चुअल जो पसलियाँ, इसको कार्टिलेजेस नहीं बोलेंगे ना, कुछ और बोलेंगे। हाँ, जो आभासी पसलियाँ हैं और तैरती हुई जो पसलियाँ हैं वो हमारी किस अंग में पाई जाती हैं? ये हमारे फेफड़ों के पास, मतलब जो हमारा वक्षीय पिंजर है वहाँ पे, रिब केज, इधर पाई जाती है ना। ए, मानव कलाई में नाड़ी, जो हमारी पल्स होती है, हमारे पास जो ये पल्स नापते हैं डॉक्टर ऐसे, उसकी जो धक 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 करती है, तो उसकी स्पीड किससे होती है? हमारी हार्ट बीट से ज़्यादा होती है, हमारी हार्ट बीट से कम होती है, हमारी हार्ट बीट से अलग होती है, या सेम होती है? हाँ जी, सेम होती है। यहाँ सुन लो या यहाँ पे लगा लो 2 हाथ, इससे पता लग जाएगा। 3 हाथ लगा लो पीसफुली, तो आपको यहाँ से ही पता लग जाएगा वो हार्ट रेट के बराबर ही होती है। डी ऑप्शन, ठीक है। मेरू रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड के क्या कार्य हैं? मेरू रज्जु के क्या कार्य हैं? ये मस्तिष्क से आने वाले जाने वाले उद्दीपनों को समझ देते हैं। जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, उनको बताते हैं। बिल्कुल सही बात है, यूँ किया यूँ हो गया, है ना, बिल्कुल सडन रिफ्लेक्स, या जो भी सिग्नल्स हैं हमको एक्टिविटी करने को, सारे वही देते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय व नियंत्रण के लिए, बैलेंसिंग के लिए, हमारे हाथ को सिग्नल देगा इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, इस प्रकार से। आप लोगों ने देखा होगा जिसको पैरालिसिस अटैक आता है या इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो उनकी बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, उनको चला के देखते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चले, ये आ गया भाई, ये हमारी शरीर के कुछ अंग हैं, कुछ हिस्से हैं, और वो क्या कार्य करते हैं। हमारा हार्ट क्या करता है? सबसे बड़ी तत्व रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। हाँ जी, 1 का 3 कर लो, ये ठीक हो गया। धमनियाँ, मतलब आर्टरीज क्या करती हैं? धमनियाँ क्या करती हैं? रक्त को, ब्लड को, जो हमारे पास प्योर ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में फेंकती हैं, है ना। तो धमनियाँ हो गई, तो ये 4 हो गया। और शिराएँ मतलब वेन्स क्या करती हैं? हमारे बॉडी से इम्प्योर ब्लड ला के हार्ट तक पहुँचाते हैं, तो इम्प्योर ब्लड जो है वो ये हो गया। और मेन जो महाधमनी है वो क्या करती है? ये सबसे बड़ी हमारी ब्लड वेसल होती है। तो क्लियर हो गया, हमारी धमनियों में ही ब्लॉकेज होती है ना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की समस्या आती है। तो क्लियर है, डन है, ठीक है जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग विमेन रिप्रोडक्शन से जुड़ा नहीं है? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से कौन सी इसमें हमारा ऑर्गन नहीं जुड़ा हुआ? गर्भनाल, ये तो फीमेल से जुड़ा हुआ है। गर्भाशय, ओवरी, ये भी है। अंडाशय, यूट्रस, ये ओवरी।
ये तीनों है इससे जुड़ी। शुक्र वाहिका ये तो मेल से जुड़ा हुआ है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको टेस्टिस से कनेक्ट करती है ये वेन ना, है ना। तो ये तो गलत है, डी ऑप्शन। अब ये देखिए बीमारी है और इधर इसके बैक्टीरिया वायरस जो भी है जिससे फैलती है, इधर ये बीमारी है और इधर इसके वजह से फैलती है। हैजा मतलब कॉलरा जिसे बोलते हैं। हैजा किससे फैलता है, ये इजी है, इनके नाम से लग जाएगा, ब्रिब्रियो कॉलरा, ठीक है लिख दो जी। प्लेग किससे फैलता है, ब्रुसेला पेस्टिस, प से प्लेग, प से पेस्टिस। तपेदिक मतलब टीबी, तो टीबी आ गया तो ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और टाइफाइड साल्मोना टाइफी। डन, ये देख लो ऐसे साल्मोना टाइफी। क्वेश्चंस कैसे हैं प्लीज़ डू कमेंट करिएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, लाइक से कुछ होता नहीं है लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, दैट्स ऑल। 13वीं शताब्दी में जब इंडिया में सल्तनत काल थी उसमें एक टैक्स होता था खराज, ऐसे एक टैक्स होता था खम्स, है ना। कई सारे टैक्स हुआ करते थे। खम्स तो एक टैक्स होता था जो चोरी का हिस्से में टैक्स मिलता था, चोरी करके लाए उसका टैक्स, है ना। और खराज क्या होता था कि भूमि पे जो कर लगता था, भूमि के द्वारा जो कर वसूल होता था, तो कृषि पर लगने वाला कर बेसिकली था ये। भूमि हस्तांतरण नहीं था, भूमि पर माफ़ी भी नहीं था, सिंचित कर नहीं था, सिंचित कर नहीं था ये वैसे लागू किया था एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने ये वाला टैक्स लागू किया था, ठीक है। तो खराज क्या था, कृषि पर लगने वाला कर, भूमि से संबंधित। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण के लिए, रेवेन्यू निर्धारण के लिए भूमि मापने से संबंधित नहीं था, मतलब लैंड मेजरमेंट में कौन फेमस नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी का था, तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह। शेरशाह सूरी की तो जरीब विधि बहुत फेमस थी। सिकंदर लोदी का भी था, गयासुद्दीन तुगलक का नहीं था। बी ऑप्शन काट दीजिए, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। शर्की साम्राज्य बहुत फेमस, यूपी स्पेशल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जौनपुर। शर्की साम्राज्य का बहुत लंबे समय तक राज रहा जौनपुर में, तो आंसर है जौनपुर, ठीक है जी। तुगलकों ने ही बसाया था इसको। 44वां क्वेश्चन, भारतीय नरेशों मतलब भारतीय राजाओं में सबसे पहले मोहम्मद गौरी को किसने हराया। देखिए मोहम्मद गौरी का जब नाम आता है तो बात होती है हमेशा पृथ्वीराज चौहान की, 1191 में जीते थे, 92 में हार गए थे। उससे पहले 1178 में सोलंकी वंश के शासक थे गुजरात के, भीमा सेकंड, भाई उन्होंने भी हराया था, ठीक। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब ये आगे हमारे कुछ आचार्य और इनकी हिंदू फिलोसॉफिकल स्कूल्स, है ना, सिद्धांत। रामानुज ने कौन सा फिलोसॉफिकल सिद्धांत दिया, विशिष्टाद्वैत का। मध्वाचार्य ने क्या दिया, द्वैतवाद का। निम्बार्क ने क्या दिया, द्वैताद्वैत का। और वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पीसीएस में क्वेश्चन देखा भी गया है, ठीक। ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्र शैली का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए मुगल्स पीरियड में जो पेंटिंग का एपिटॉम था वो जहांगीर का पीरियड था। ओवरऑल स्वर्णकाल माना था शाहजहां के पीरियड को, लेकिन क्योंकि शाहजहां का पीरियड बहुत पीसफुल था और इसमें चित्र शैली में देखा जाए तो जहांगीर का पीरियड मजबूत था। तो अब्दुल समद का नाम हमेशा आएगा, जब भी जिसमें आप अब्दुल समद देख लीजिए उसी को टिक कर दीजिए, ठीक। बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा बहुत फेमस हो गया। किसकी समाधि है नांदेड़ में, जहाँ पवित्र गुरुद्वारा इसमें बना हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी की, जो औरंगजेब ने 1708 में उनके शहीद हुए थे वो, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी, डी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के विषय में कहा जाता है कि उसका साम्राज्य वो तो लाल किले तक ही था वो, है ना। उसका साम्राज्य की सीमा क्या थी, दिल्ली से पालम तक। हाँ सबसे छोटा यही था, दिल्ली से पालम, दिल्ली का ही हिस्सा, ठीक। ए ऑप्शन, ठीक, सबसे छोटे हिस्से में। हाई ये है साइंस का क्वेश्चन है ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और क्या मेजर करते हैं। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आप क्या नापते हैं। स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमीटर का हम डेली यूज़ करते हैं लाइफ में। ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उससे हम अपना जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वेसल में, उसको क्या बोला जाता है, स्फिग्नोमीटर। क्या बोलते हैं, इसको मिटा दो फिर से ज़रा, कन्फ्यूज होने दो।
स्फिग्नोमीटर। तो ऐसे देखो सीधे सीधे इजी क्वेश्चन को है कि बी का 4 किस में है, तो बी का 4 हमारे 2 में है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर जो रेडिएशन की जो एनर्जी नापते हैं, तापमान नापते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो ये हमारा हो गया डी का 1। तो खत्म कर दो इसको, ठीक है। तो ए का 2 वायुमंडल में जो आर्द्रता है उसको नापता है हाइग्रोमीटर, और बोलोमीटर उच्चातप, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक के चित्र के साथ साथ रान्य अशोक निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला शिलालेख में, रान्य अशोक ये नाम एक लिखा हुआ है एक रॉक एडिट के ऊपर। कहाँ है वो रॉक एडिट? कंगनहल्ली, ये कर्नाटक में जगह है। यहाँ पे एक रॉक एडिट में सम्राट अशोक को रान्य अशोक के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। सांची भी सम्राट अशोक से काफ़ी रिलेटेड स्तूप है तो खैर, और यूनेस्को की जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल है। शहबाज गढ़ी भी एक हड़प्पन साइट भी है, पाकिस्तान में है बेसिकली। सोहगोरा ये गोरखपुर में है, यहाँ से भी कॉपर के भी साक्ष्य मिलते हैं, और भी चैकोलिथिक एरिया के साक्ष्य मिलते हैं। तो कंगनहल्ली जो हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, डन। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग के सेशन अच्छे लगेंगे, और नेक्स्ट 2 सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उम्मीद करेंगे इसको हम 3 तारीख में इसको निपटा दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।